हाँ, एल एम और बांटते हैं। एक मिनट, तारीख 31 एक वाक्य एक एक वाक्य बोलना है। कितना परसेंट? 40%, हाँ 30% और 30%। हाँ ओके। हाँ। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पक्की तौर पर निम्नानुसार थी। बोलो। लेनदार 60,000। लेनदार दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं हाँ लेनदार 60,000। हाँ। ओके, आगे पढ़ो। विनियोग वृद्धि कमी अनामत 15,000। विनियोग दिया है, विनियोग ये तो यहाँ पे रहेगा नहीं, बाद में रहेगा, बाद में हम देख लेंगे इसको। चलो आगे बढ़ो। डूबतूड़ अनामत 10,000। डूबत ऋण अनामत अभी यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, है ना। अगर हवाला आया, समायोजन आया तो, है ना। कितना? 10,000 है। हाँ। इनर कॉलम में लिखता हूँ मैं। ओके, आगे पढ़ो। पूंजी खाता एल का 1,80,000। 1,80,000। हाँ। एम का 1,00,000 ओके और एन का 90,000। ओके। हाँ। संपत्ति लेना रोकड़ 13,000। रोकड़ 13,000। रोकड़ तो रोकड़ खाते में लिखो ना, हाँ। 13,000। शेष आगे लाए। ओके, आगे। स्टॉक 32,000। स्टॉक 32,000। इनर कॉलम बोलो में लिख। आगे। हाँ बोलो। देनदार 80,000। देनदार 80,000। आगे। विनियोग 60,000। विनियोग 60,000। पढ़ो। बोलो आगे। मकान दो मकान लाख बीस हजार 2,20,000। आगे। फर्नीचर 30,000। 30,000। ओके। विज्ञापन अभियान खर्च 20,000। विज्ञापन अभियान खर्च तो बांटना पड़ेगा। हाँ। कितना है? 20,000। तो हाँ 20,000 का 40% कितना होगा? 8,000। 20,000 का 30% 6,000। 6,000। और 20,000 का 30% 6,000। ओके, आगे बोलो। बोलो। तारीख 1/4/2016 के दिन एम निवृत्त होता है। एम निवृत्त होता नेतृत्व है तो यहाँ पे नए भाग, नया जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे एल लिखेंगे, एम लिखेंगे और एन नहीं लिखेंगे, है ना। एम निवृत्त होता है कि एन निवृत्त होता है? एम। एम निवृत्त होता है, एम नहीं लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। हाँ। एम का भाग एल और एन 3/2 के प्रमाण में बांटेंगे। एल का भाग कितना है? 40 है ना। वो एम और एन कितने भाग में बांटेंगे? 3/2। 3/2 में। ओके, आगे बोलो। देनदारों में से 8,000 डूबे तोड़ के अपलिखित कीजिए और दे, 10%। देनदार में से डूबत ऋण कितना करना है? 10%। डूबत ऋण अनामत 8,000 डूबे तोड़ में। डूबत ऋण कितना है? नहीं, 8,000 है। 8,000 लिखो यहाँ पे। हाँ तो माइनस करेंगे तो 72,000 आएगा। उसके बाद डूबत ऋण अनामत कितना है? 10,000 है। 10%। 10% मतलब 7,200। बाहर कितना जाएगा?
चौसठ हजार आठ सौ 64,800। बाकी है, बट्टा अनामत बाकी बट्टा अनामत भी दिया है, ओके ओके, बट्टा अनामत भी दिया है। चलो कितना आया, माइनस करते हुए कितना आया, 64,800 माइनस बट्टा अनामत, वो कितना है, 5%, 240। 3,240। अब कितना आएगा बाहर, 61,560। ओके चलो आगे पढ़ो। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे समा, देखो डूबत ऋण मैं क्या करता हूँ, डूबत ऋण है ना उसको उधार बाजू लिख देता हूँ, हाँ ना, कितना है डूबत ऋण 8,000। अभी डूबत ऋण अनामत जो है ना उसको मैं उधार साइड लिखूंगा 7,200, और डूबत ऋण अनामत वो पुराना वाला 10,000, उसमें से माइनस करूंगा तो माइनस में आंसर आएगा। इससे अच्छा है मैं डूबत ऋण अनामत यहाँ पे ही लिख देता हूँ, माइनस करके नया है ना, कितना है, कितना है 7,200, तो बाहर कितना जाएगा 2,800। चलो उसके बाद बोलो, डूबत बट्टा अनामत उधार कर दो, कितना है बट्टा अनामत 3,240। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 8,000 यहाँ पे 8,000 प्लस 10,000 माइनस 7,200, तो इधर आया था, तो इधर आता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हम लाभानी खाते में लिखते हैं ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। आगे पढ़ो। विनियोग की बाजार कीमत 50,000 है। हाँ विनियोग की बाजार कीमत 50,000 है, पहले कितनी थी 60,000 थी, अभी 50,000 हो गई, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान। 10,000 का नुकसान हुआ। लेकिन विनियोग कमी वृद्धि फंड कितना था हमारे पास, एक्चुअली विनियोग की कीमत में कमी 10,000 की हुई, तो वैसे 10,000 हम कहाँ लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन की उधार बाजू लिखते हैं, है ना। और विनियोग कमी वृद्धि फंड में अगर विनियोग में कमी नहीं होती तो 15,000 कहाँ लिखते हैं, उसको हम यहाँ पे बांट देते हैं। अभी हमें देखना है कि क्या ज़्यादा है, कमी ज़्यादा है या विनियोग कमी वृद्धि फंड ज़्यादा है। अगर कमी ज़्यादा होगी तो पुनः मूल्यांकन में लिखेंगे, अगर विनियोग कमी वृद्धि फंड ज़्यादा होगा तो उसको पूंजी खाते में बांट देंगे। तो विनियोग कमी वृद्धि फंड कितना है हमारे पास, 15,000 है, 15,000 में से ये 10,000 गया तो 5,000 बढ़ा, तो 5,000 जो बचेगा वो मालिक का होगा, है ना, साझेदार का होगा। विनियोग कितना है 5,000 ना, तो 5,000 को बांट 40% कितना होगा 2,000, 5,000 का 30% 15,000 पर 1,500, और 5,000 का बाकी का जो बचा 1,500। ठीक है चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। मकान मकान की बाजार कीमत 2,50,000 है। वाह 2,50,000, मतलब बाजार कीमत ज़्यादा है, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान, 30,000 का फ़ायदा हुआ कि नुकसान, फायदा। फ़ायदा हुआ तो वृद्धि हुआ ना, तो कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, जम जमा बाजू ना, हाँ। कितना लिखना है 30,000 मकान। हाँ। ओके चलो आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। रुपया। हाँ सर, रुपया 1,560 फर्नीचर में से अपलिखित करने हैं। फर्नीचर में से कितना 60। 1,560 अपलिखित करने हैं, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना आया यहाँ पे 28,440, है ना, कमी हुई कि वृद्धि हुई, अपलिखित मतलब कमी हुई, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान,
नुकसान हुआ, तो उधार बाजू लिखेंगे 1560। क्लियर है? चलो कितना लिखूँ यहाँ, अरे क्या लिखूँ यहाँ पे? फर्नीचर। ओके, आगे पढ़ो। हाँ, पढ़ूं? हम्म। एल और एन की पूंजी उनके नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है और ओके आवश्यक समायोजन उनके चालू खाते लिखना है। ओके, एल और एन की मतलब वो नई नई पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। क्या बोला है, फिर से पढ़ो। एल और एन की पूंजी उनके नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना है। ओके, तो यहाँ और आवश्यक समायोजन चालू खाते देना है, तो यहाँ पे ऊपर हम चालू खाता बना दें, इसको हम चालू खाता बना देते हैं। ठीक है, अभी तक हम बैंक खाते में बनाते थे, इस बार चालू खाते में देना है। आगे चलो, आगे पढ़ो। ख्याति का मूल्यांकन ₹50,000 से किया गया। ख्याति का मूल्यांकन 50,000 से किया गया। चलो ठीक है। और पढ़ो आगे। हाँ, ₹5500 के लेनदारों को एन ने चुकाना कबूल किया। 5500 के लेनदारों को कौन चुकाएगा? एन चुकाएगा। तो एन यहाँ पे 5500 माइनस कर दो। 5500 ये कि 55,000 है? 5500 है। तो एन की पूंजी खाते लिखो। हाँ, हाँ, अच्छा अभी मुझे ये बताओ कि उसने चुकाना कबूल किया तो क्या होगा? उधार करना पड़ेगा कि जमा करना पड़ेगा? उधार। क्यों उधार, क्यों जमा? एन की पूंजी कैसे? खाते क्या करना पड़ेगा? या 5500 एन के खाते में तो लिखना पड़ेगा ना। तो एन के खाते में क्या करना पड़ेगा? मुझे ये बताओ कि 60,000 में से 5500 एन चुका देगा तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितना बचेगा? 45,500 बचेगा। अरे 54,500 है ना। तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ धंधे के लिए? धंधे के लिए फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? 5500 कम चुकाना पड़ेगा ना धंधे को। तो धंधे के लिए क्या हुआ? फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? पुनः मूल्यांकन खाते कौन सी साइड लिखते हैं? जमा। जमा साइड लिखते हैं। लेकिन अभी हम मतलब ये तो धंधे के लिए नहीं है। धंधे का ही व्यक्ति अगर वो चुकाना कबूल कर रहा है ना, तो इसलिए धंधे को तो कुछ नहीं हुआ। कौन चुकाना कबूल कर रहा है? एम, तो उसके पूंजी खाते जमा करेंगे। ये समझ में आया? हाँ, कैसे? अगर कोई संपत्ति ले जाता है तो वो लाभ लेने वाला हुआ कि लाभ देने वाला हुआ? अगर कोई साझेदार संपत्ति लेके जाता है तो उस लाभ लेने वाला हुआ कि लाभ देने वाला हुआ? लाभ देने। नहीं, संपत्ति ले जाता है तो साझेदार संपत्ति ले जा रहा है तो लाभ लेने वाला हुआ। तो लेने वाला खाता उधार करते हैं, लेकिन यहाँ पे संपत्ति की जगह पे दायित्व ले जाता है तो लाभ लेने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? तो देने वाला हुआ। तो देने वाला खाता क्या करते हैं? जमा करते हैं। उस इस नियम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एन के पूंजी खाते में लिखो 5500। क्या लिखो यहाँ पे? लेनदार खाते। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। प्रकार से मूड़ी ला रहा है ना। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल मूड़ी लाके उसको दे चुका दिया उसने। अभी हमको तो टेंशन नहीं लेने का 5500 का। चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। आवश्यक खाते तैयार करो और नियुक्ति के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। आवश्यक खाते तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन ख्याति का समायोजन करना बाकी है। तो ख्याति की बात करें तो 50,000 है, उसको पहले पुराने प्रमाण 40, 30 और 30 के हिसाब से बांटें तो कितना आएगा? तो 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000, 15,000 और 15,000। ठीक है, चलो अभी उधार की बात करें तो उधार में नया प्रमाण कितना है उसके लिए हमें पता तो नहीं है कुछ, लेकिन एक पहला या दूसरा समायोजन शायद आपने बोला था कि एम जो निवृत्त हो रहा है तो एम का पैसा एल और एन कौन से अनुपात में ले जाते हैं? कौन से अनुपात में ले जाते हैं? हाँ, 3 और 2। तो 3 और 2 जो है वो क्या होगा? 3 और 2 जो है वो क्या होगा? 3 और 2 जो है वो एल और एन का लाभ होगा।
है ना। तो एल और एन में लाभ में लिख देता हूँ 3 और 2, 3/2 लिखा है ना। तो 15,000 को 3/2 में बांटो, वो उसका लाभ हो जाएगा 30,000 30,000 और 20,000 नहीं होगा, 15,000 को बांटना है 3/2 में 15,000 को, क्योंकि एम का 15,000 है ना, वो अभी उसको मिलने वाला 9,000 और 6,000, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, एल को पहले 20,000 मिल रहा था, अभी उसको 9,000 अधिक मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 29,000 मिलेगा। इसी तरह एन को 30,000 मिल रहा था, अभी उसको 6,000 अधिक मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा, 21,000 मिलेगा नए प्रमाण में। तो उसका नया प्रमाण भी लिखना है तो लिख सकते हैं 29/21। देखो मैंने यहाँ पे अभी वो फॉर्मूला लगाया था, तो अपने आप यहाँ पे पता चल गया उधार कौन सा होगा, जमा कौन सा होगा, उधार कौन सा होगा, है ना। देखो आप, जमा 20,000 हुआ है, उधार 29,000 है, तो कौन सा ज़्यादा है, उधार ज़्यादा है, इसलिए उधार आ गया। 15 और 0 में से 15,000 ज़्यादा है, मतलब जमा ज़्यादा है, इसलिए जमा साइड लिख दिया। और 15 और 21 में 21,000 ज़्यादा है, उधार साइड ज़्यादा है, इसलिए हमने नीचे अपने आप उधार आ गया फॉर्मूला के हिसाब से। तो ऐसे फॉर्मूला बहुत बड़ा काम करता है एक्सेल फाइल में, वो ये बहुत सीखना ज़रूरी है पूरे, मतलब कंप्यूटर में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर यही है। चलो, तो उधार जमा हमको पता चल गया। तो किसके खाते उधार करना है, किसके खाते जमा करना है, यहाँ पे तो 15,000 आएगा ना, कुछ नहीं, मतलब उस, लेकिन वो माइनस में आएगा। चलो, तो अभी उधार जमा और उधार तो लिखना है, तो कहाँ पे लिखें, एम में पहले लिखें या फिर एल और एन में लिखें, कैसे कैसे एंट्री करेंगे इसकी, पहले कौन सी एंट्री करेंगे, जमा साइड की एंट्री करेंगे या ये दोनों की उधार की एंट्री करेंगे। उधार टोटल देखा जाए तो उधार और ज़्यादा जमा दोनों सेम हो गया, 6 और 9 15 और 15, लेकिन उधार कितनी बार आ रहा है और जमा कितनी बार आ रहा है, 2 बार उधार आएगा, इसलिए उसकी एंट्री पहले करेंगे। तो उधार एंट्री करेंगे तो एल और एन में उधार बाजू एंट्री करें, है ना। एल का कितना है 9,000 और एन का कितना है 6,000, ठीक है। चलो, अभी वो किसके खाते ले जाएंगे, एम के खाते ले जाएंगे, एम के एम के पूंजी खाते, और एन में वही 9,000 और 6,000 की क्रॉस एंट्री कर देंगे। वहाँ पे क्या लिखेंगे, 9,000 में किसका नाम लिखेंगे, एल का नाम लिखेंगे, और 6,000 में किसका नाम लिखेंगे, एन का नाम लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको। तो 9 और 6 अपने आप 15,000 की उधार एंट्री जमा एंट्री हो गई। जमा एंट्री हो गई अपने आप। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे सवाल तो ख़त्म नहीं हुआ है, ये सब एंट्री तो यहीं पे करनी है। अच्छा, अभी यहाँ पे पुनः मूल्य, बाकी सब तो हो गया, तो अभी पुनः मूल्यांकन खाता बंद करें। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करें तो कौन सी साइड डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, टोटल ज़्यादा आ रहा है, जमा साइड आ रहा है 32,800, उसमें से 12,800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20,000। वो 20,000 को हमें बांटना पड़ेगा पुराने प्रमाण में। तो पुराने प्रमाण में बांटे तो एल एम और एन, एल एम एल एम एन, ठीक है। क्या लिखें यहाँ पे, पूंजी खाते। चलो 20 बांट दें इसको, 20,000 को, बोलो कैसे बांटेंगे। 8,000, 6,000 और 6,000, इसको थोड़ा मैं अंदर ले लेता हूँ। 8,000, 6,000 और 6,000। ओके, इसकी क्रॉस एंट्री हमें करनी है, तो यहाँ पे उधार है तो यहाँ पे जमा साइड करेंगे 8,000
6,000 और 6,000। अभी क्या लिखें यहाँ पे, क्या लिखे, पुनः मूल्यांकन खाते। ओके चलो, अब मेन टॉपिक अभी आया, मेन गिनती अभी आया, उसका लिए एक समायोजन दिया हुआ है। क्या समायोजन दिया है, उसके लिए क्या समायोजन दिया है? ओके, एल અને એમની નવી મૂડી, एल और एन की नई पूंजी नए लाभानी के प्रमाण में रखनी है। तो एल और एन की नई पूंजी कितनी रखनी है, कैसे पता चलेगा नई पूंजी कितनी है? पहले तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एल और एन की नई पूंजी कितनी आएगी? कुल पूंजी एल और एन की रहेगी ना। बोलो कितनी आएगी यहाँ पे पूंजी, टोटल कितनी आएगी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसको नए प्रमाण में बांट देंगे। तो टोटल कितनी आएगी कैसे पता चलेगा? चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा एल और एन का, एल और एन का डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन एल और एन का डिफरेंस पहले हम नहीं निकालते, हम पहले किसका डिफरेंस निकालते हैं? जो निवृत्त होता है उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो निवृत्त जो हो रहा है उसका डिफरेंस निकाले तो उसको कितना पैसा देने को बन रहा है? 1,22,500 में से 6,000 माइनस करो, 1,22,500 में से 6,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 1,16,500। हाँ, उसमें से कुछ पैसा उसको चुकाना है, उसमें से कुछ पैसा उसको चुकाना है। कुछ बोला है कोई समायोजन में? नहीं बोला है, तो लोन खाता लिख दें। एम की लोन खाता लिख दिया। अभी क्या करना है, एल और एन का क्या करना है? एल और एन की नई पूंजी कैसे रखनी है? एल और एन का डिफरेंस निकालेंगे तो उसकी पूंजी पता चल जाएगी कितनी रहेगी, अंतिम पूंजी। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि प्रारंभिक पूंजी जितनी ही रखनी है, इसलिए अंतिम पूंजी को समझेंगे। तो अंतिम पूंजी कितनी है? तो एल और एन का डिफरेंस निकालो और बाद में टोटल कर दो, कुल पूंजी तय कर लो। एल और एन का डिफरेंस कितना आता है बताओ मुझे, एल का डिफरेंस बताओ पहले मुझे। 1,90,000 में से 17,000 जाए तो अभी एन का डिफरेंस बताओ मुझे। 1,03,000 में से 12,000 जाए तो 92,000। अच्छा, लेकिन ये इस हिसाब से पूंजी नहीं रखनी, ये तो कोई अलग ही प्रमाण है। हमें कौन से नए प्रमाण में रखनी है? 29/21 के प्रमाण में रखनी है ना। तो इन दोनों का पहले टोटल कर दो और यहाँ से निकाल दो। 1,73,000 प्लस 91,000, 1,73,000 प्लस 91,000 कितना होता है? 2,64,000। ये 2,64,000 को नए प्रमाण में रखना है। तो 2,64,000 को एल और एन के नए प्रमाण में रखे तो एल और एन का नया प्रमाण कितना है? 29/21। तो 2,64,000 को 29/21 में बांटो, क्योंकि उन दोनों का टोटल 50 हो रहा है। तो पहले 50 से डिवाइड करो, बाद में 29 से गुणा करो। एक 1,53,120। 1,53,120। और इसका एन का 21 करके बराबर करो, 21 करके बराबर करो, या फिर 2,64,000 भागा 50 गुणा 21 करो। 1,10,880। दोनों का टोटल करके चेक कर लो, 2,64,000 आ रहा है। हाँ, ये पूंजी यहाँ पे रखनी है, शेष आगे ले गए ऐसा करके, क्योंकि वही तो हम उल्टे से गिनती कर रहे हैं ना।
है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 1,53,120 और 1,10,880। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अभी जो डिफरेंस आएगा उतना पैसा बैंक खाते नहीं ले जाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, उतना पैसा बैंक खाते ले जाते थे, मतलब उतना पैसा तभी के तभी उनको पैसा लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा बोला है कि बैंक खाते नहीं ले जाने, मतलब उसका पैसा, उतना पैसा उसको तभी के तभी नहीं लाना है और तभी के तभी नहीं ले जाना है, इसलिए चालू खाते रख दिया है। कहाँ पे रख दिया है, चालू खाते। अब वापस डिफरेंस निकालो एल और एन का, एल और एन का। तो एल में दोनों साइड में, एल साइड में आ रहा है, तो ऊपर लिख देता हूँ 1,53,120 और 1,70,120 में, अरे 1,70,120 और 1,90,000 का डिफरेंस कितना आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसका नाम है, एल है ना, तो एल के चालू खाते, एल के पूंजी खाते में से एल के चालू खाते, है ना। इसी वही 19,880 उसमें भी आएगा, चेक करना है तो कर लो। हाँ, तो उसकी क्रॉस एंट्री दे दें दोनों की, एन के चालू खाते की क्रॉस एंट्री एन के खाते में दे दें। लेकिन मेरी तरह आप चालू खाते में 3 खाने मत बनाइएगा, क्योंकि वो निवृत्त हो गया तो उसके 2 खाने वाला ही बनेगा। चालू खाता कितने खाने का बनेगा, 2 खानों का ही बनेगा, 3 खानों वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो 19,880 का, हाँ क्या बनाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट, अच्छा नहीं बनाओगे तो चलेगा, आर्थिक चिट्ठी में डायरेक्ट एंट्री कर दोगे तो भी चलेगा। 19,880 डायरेक्ट अगर आपको समझ में आता है तो बना दो, चलेगा, है ना। कितना एंट्री है मतलब इसका 19,880 कहाँ से लाए, एल के कौन से खाते से लाए, पूंजी खाते। और यहाँ पे 19,880 कहाँ से लाए, एन के पूंजी खाते, है ना। अभी यहाँ पे दोनों साइड टोटल करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस बचेगा 19,880, उसको लिखेंगे शेष आगे ले गए, और इसी तरह यहाँ पे एल का टोटल यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 19,880, वो यहाँ पे लाएंगे, है ना। टोटल की जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ। तो ये 19 शेष आगे ले गए, तो पूंजी का तो हमने यहाँ पे लिख दिया, शेष आगे ले गए पहले ही लिख दिया था, लेकिन चालू खाते का शेष यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ चालू खाते, है ना। पूंजी का अगर उधर साइड में डिफरेंस आता है तो उसको जमा शेष बोलते हैं, है ना। किसी का भी उधर साइड डिफरेंस आता है तो उसको जमा शेष बोलते हैं, और जमा शेष हमारा दायित्व होता है, इसलिए यहाँ पे जमा शेष में कौन सा आ रहा है, उन चालू खाते में जमा साइड में कौन सा शेष आ रहा है, एल का आ रहा है, तो चालू खाता किसका बनेगा, यहाँ पे एल का बनेगा। तो एल का चालू खाता, उसमें कितना एंट्री करना है, 19,880, है ना। लेकिन एन का जो है उधर साइड डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मतलब जमा साइड डिफरेंस आ रहा है, इसलिए वो उधार शेष रहेगा, और उधार शेष जो होता है वो हमारा दायित्व नहीं होता, वो संपत्ति होता है, संपत्ति लेना होता है। तो संपत्ति लेना का इफेक्ट कहाँ पे आता है, शेष आगे ले गए, उसका चालू खाता कहाँ पे आएगा, जमा साइड में आएगा, अरे सॉरी संपत्ति साइड आएगा। चालू खाता किसका है, एन का, है ना। तो 19,880, ठीक है। स्टॉक का मेरे को लिखना था 32,000, बाहर लिख देता हूँ। और बैंक खाते का डिफरेंस में, बैंक खाते में कोई एंट्री नहीं है ना, तो बैंक खाते का डिफरेंस भी आएगा 13,000, और 13,000 कौन सी साइड आ रहा है, जमा साइड आ रहा है, इसका अर्थ ये वो उधर शेष हुआ, तो उधर शेष कहाँ पे आता है, संपत्ति होता है, हाँ ये क्या हो गया, जमा साइड डिफरेंस आता है तो वो हमारा संपत्ति होता है क्योंकि वो उधर शेष होता है, और उधर साइड डिफरेंस आता है तो वो हमारा दायित्व होता है क्योंकि वो हमारा
जमा शेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक खाते का यहाँ पे ऊपर जगह है तो वहाँ पे लिख देता हूँ बैंक खाते कितना 13,000, अरे 1,30,000 नहीं रहे 13,000। ओके, चलो और कोई एंट्री बाकी हो तो बताइए, और कोई एंट्री बाकी दिख रही है आपको? क्योंकि यहाँ पे टोटल दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है। हाँ, लोन का एन का लोन भी बाकी रह गया, एम की लोन खाता है ना, तो वो भी 1,16,500। चलो अब दोनों साइड्स टोटल सेम आ गया, तो हमारा आंसर सही है। क्लियर? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा आसान पड़े इसलिए। पुनः मूल्यांकन खाते में वो डूबत ऋण वाला टॉपिक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो मुझे ये बताओ कि डूबत ऋण वाला मैंने इस बार अलग किया कि नहीं? जैसा हम लाभानी खाते में करते थे ऐसा नहीं किया मैंने, किया नहीं किया ना? हाँ, डिफरेंस कितना आया? 20,000 आया। शायद आपकी बुक में भी इसी मेथड से दिया होगा। इसी मेथड से दिया है आंसर। 2,800 जमा साइड लिखा है, 2,800 जमा साइड लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो देखो ये इस मेथड से भी आप कर सकते हो, नहीं तो डूबत ऋण अनामत को जैसे हम पहले करते थे ऐसा कर देते हैं, है ना। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। हम क्या करते थे, पहले डूबत ऋण लिखते थे, यहाँ पे डिफरेंस आना 20,000 चाहिए, ठीक है ना। वो हमें नहीं पता है अभी 20,000 है कि नहीं, है ना। चलो अभी यहाँ पे हमारा डूबत ऋण कितना, मुझे ये बताओ पहले, डूबत ऋण कितना था? डूबत ऋण यहाँ पे आपको आर्थिक चिट्ठे में दिख रहा है 8,000, उसके में प्लस करेंगे डूबत ऋण अनामत कितना है वो, अरे 8,000 इनर कॉलम में लिखो। डूबत ऋण अनामत प्लस करेंगे वो कितना दिया है 7,200, तो कितना आएगा 8 और 7 15,200। उसमें से डूबत ऋण अनामत माइनस करेंगे, है ना। पुराना वाला कितना था 10,000 था, तो कितना डिफरेंस आएगा चेक कर लेते ज़रा। 15,200 में से 10,000 जाएगा तो कितना आएगा 5,200। यहाँ पे 5,200 लिख दूँ। अभी मुझे बताओ दोनों साइड में डिफरेंस कितना आया, 20,000 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप लाभानी खाते में करते रहते हो, ठीक है। चलो ये आपका सवाल ख़त्म हुआ। हाँ, अगर खाता बनाओ तो यहाँ पे डूबत ऋण अनामत खाते 8,000 की एंट्री कर सकता हूँ अगर मैं इस प्रकार का रोजनामचा बनाऊँ तो यहाँ डूबत ऋण खाता, डूबत ऋण खाते से लाए, और डूबत ऋण अनामत कितना रखने को बोला है? डूबत ऋण अनामत कितना रखने को बोला है 7200, गिनती के हिसाब से 10% मतलब 7200, है ना। तो अभी इसको बोलेंगे शेष आगे ले गए, तो शेष आगे लाए जमा साइड है, तो शेष आगे ले गए कितना कौन सी साइड होना चाहिए, उधार साइड होना चाहिए। तो वो यहाँ पे लिखूँगा शेष आगे ले गए, है ना। तो शेष आगे ले गए कितना करना है 7,200 करना है। अभी दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो मुझे बताओ दोनों साइड का टोटल सेम करने के लिए कहाँ पे कितना कम पड़ रहा है, उधार साइड कम पड़ रहा है कि जमा साइड कम पड़ रहा है? इस साइड 10,000 है, इस साइड 15,200 है, तो कौन सी साइड कम पड़ रहा है? जमा साइड कम पड़ रहा है। तो जमा साइड करो या उधार साइड करो, वो कौन से साइड क्या लिखेंगे उसको 5,200 लाभानी खाते लिखते हैं। नॉर्मली क्या लिखते हैं लाभानी खाते, लेकिन यहाँ पे प्रवेश निवृत्ति है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, पुनः क्या हो रहा है
पुनः मूल्यांकन खाते लिखेंगे, है ना। बोलो। मैं बोल रही मुझे एक समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है ये। कोई चलो फिर भी मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ये डूबत ऋण अनामत खाते में कौन सी साइड आया? डूबत ऋण अनामत खाते में कौन सी साइड आया? जमा साइड। तो इसका रोजनामचा बनाना है तो कैसे बनेगा? इसका रोजनामचा बनाना है तो क्या बनेगा? डूबत ऋण अनामत खाते उधार तो पुनः नहीं, मूल्यांकन खाते जमा। देखो ना ठीक से देखो, डूबत ऋण अनामत खाते की जमा साइड है, तो डूबत ऋण अनामत खाता जमा होगा और विवरण में जो लिखा है वो खाता उधार होगा। तो क्या होगा? पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता क्या होगा? उधार होगा 5200। और क्या होगा? खाता जमा। डूबत ऋण खाता जमा। जमा कितना होगा? 5200। देखो अभी पुनः मूल्यांकन खाते में कितनी एंट्री है, देखो मेरे को बताओ। 5200 की एंट्री है यहाँ पे। हाँ, हम एंट्री तो एक ही कर रहे 5200, है ना। अगर ये खाता बना देते हम, हमारा लाभानी खाता देखो वार्षिक हिसाब का चैप्टर में, या फिर ये चैप्टर में ये चैप्टर में पुनः मूल्यांकन खाता देखो, तो उसमें हम ये सब गिनतियाँ करते हैं। और ये सब गिनतियाँ क्यों करते हैं हमको पता नहीं है, लेकिन उसका कारण ये खाता है। ये खाता समझ में आ गया? सर ये आप शेष आगे ले गए वो कैसा है, मुझे वो नहीं समझ में आया। पुनः मूल्यांकन खाते लेते जा रहे फिर ये शेष आगे ले गए वो क्या हाँ, है? वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो प्रारंभ में डूबत ऋण अनामत हमारी कच्ची तलपट में तो 10,000 था, मतलब कि वो पिछले साल का 10,000 पड़ा हुआ है ना। और अभी बोल रहे हैं कि भाई अभी अगले साल 10,000 नहीं ले जाना है, 7,200 ही ले जाना है। कितना ले जाना है? 7,200 ले जाना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें 7,200 नया आर्थिक चिट्ठा बनेगा, वहाँ पे डूबत ऋण अनामत कितना रहेगा? 7,200 रहेगा, है ना। चलो अभी यहाँ पे ये बताओ कि ये डूबत ऋण अनामत खाता है वो किसके लिए रखा जाता है? कि जो भी हमारा डूबत ऋण हो उसको उसका हम पे हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसके लिए। तो ये 10,000 का डूबत ऋण अनामत रखा था, पिछले साल का बचा था, उसकी जगह पे 8,000 ही डूबत ऋण हुआ तो 2,000 का फायदा हुआ ना। हाँ, हमने सोचा था कि 10,000 का नुकसान हो सकता है, लेकिन हुआ कितना? 8,000 का, तो 2,000 का फायदा हुआ ना। नहीं तो हमको 8,000 का नुकसान दिखता अगर ये 10,000 पहले से नहीं लेके गए होते तो, है ना। तो ये 2,000 का फ़ायदा हो गया, लेकिन वो 2,000 का फ़ायदा अगले साल के लिए एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। और टोटल मिला के हमें 7,200 हमने जो तय किया है कि जितना हमारा देनदार होता है उसका 10% जितना डूबत ऋण हो सकता है हमारी गिनती के हिसाब, सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हमने कितना ले जाना है हर साल? 10% का यहाँ पे समायोजन है, तो 10% ले गए कि अभी जो देनदार अगले साल के लिए होंगे उसके हिसाब से 7,200 डूबत ऋण होना चाहिए। इसलिए हमें इतना पैसा कहाँ से लाना पड़ेगा? 7,200 लाभानी में से लाना पड़ेगा या पुनः मूल्यांकन खाते में से लाना पड़ेगा। पहले से हम पहले से ही उसको निकाल देते हैं, इतना लाभ कम गिनते हैं, है ना। इतना लाभ कम गिनते हैं ना उसको, ठीक है। चलो तो इसके लिए हम क्या करें, लाभानी खाते में से ले जाएंगे, लेकिन 7,200 लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले साल का तो 2,000 पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। क्लियर हुआ?